नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारत का संविधान और उसका जो पहला हिस्सा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नमस्कार। हाँ, ये बहुत फाउंडेशनल टॉपिक है। हम सब सुनते हैं अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये अमेरिका जैसे देशों से अलग क्यों है? बिल्कुल, ये राज्यों का संघ वाली बात ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें इन संवैधानिक प्रावधानों और फिर आज़ादी के बाद कैसे हमारे राज्यों का नक्शा बदला उसकी कहानी बताते हैं। आज हम इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये संवैधानिक ढांचा क्या है और कैसे ये विकसित हुआ। हमारा इरादा है कि अनुच्छेद 1 से 4 को समझें और राज्यों के पुनर्गठन की जो पूरी प्रक्रिया रही है उसे भी जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो संविधान का भाग 1, पहले 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। आपने कहा ये राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली बात अहम है। ये अमेरिका की तरह राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं है? इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, परिसंघ या फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य एक तरह के समझौते से साथ आते हैं। उनमें सिद्धांत रूप में अलग होने का भी अधिकार हो सकता है, जैसा अमेरिका में था। हालांकि उनके गृह युद्ध ने इसे खत्म कर दिया एक तरह से। अच्छा। पर भारत में संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर संघ यानी यूनियन शब्द चुना। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की एकता और अखंडता पर जोर देता है। इसीलिए वो कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हमेशा बना रहेगा। वो अविनाशी है, जबकि अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अच्छा, ये बुनियादी फर्क है। और अनुच्छेद 1 ये भी बताता है कि भारत के क्षेत्रों में क्या-क्या शामिल है। हाँ, अनुच्छेद 1 3 तरह के क्षेत्रों की बात करता है। पहला, राज्यों के क्षेत्र, मतलब जो हमारे राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह। ठीक है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ये सीधे केंद्र के प्रशासन में होते हैं। और तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। मतलब मान लीजिए किसी संधि से कोई इलाका मिला या किसी और तरीके से। ओके, तो ये हुआ अनुच्छेद 1। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। ये संसद को क्या शक्ति देता है? अनुच्छेद 2 संसद को 2 तरह की शक्तियां देता है। पहला, भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल करने की, मतलब एडमिशन। और दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करने की, यानी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन क्षेत्रों या राज्यों पर लागू होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। ओह अच्छा। जो बाहर से आ रहे हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ बिल्कुल, जैसे 1962 में पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ। वो पहले फ्रांस के अधीन था। या फिर 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। सिक्किम पहले एक प्रोटेक्टोरेट, मतलब संरक्षित राज्य था। अच्छा। 36वें संविधान संशोधन से वो भारत का एक पूर्ण राज्य बना। ये अनुच्छेद 2 की शक्तियों का ही इस्तेमाल था। अच्छा। तो अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों के लिए है। तो फिर अनुच्छेद 3 क्या करता है? क्या वो मौजूदा राज्यों के बारे में है? एकदम सही पकड़ा। अनुच्छेद 3 संसद को भारत के अंदर के राजनीतिक नक्शे को बदलने की जबरदस्त शक्ति देता है। जबरदस्त कैसे? इसके तहत संसद कानून बनाकर, सुनिए, किसी राज्य का क्षेत्र अलग करके या 2 या ज्यादा राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में फेरबदल कर सकती है, या फिर किसी राज्य का नाम बदल सकती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब संसद चाहे तो किसी भी राज्य का भूगोल बदल सकती है, नाम बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। और ये शक्ति कितनी व्यापक है ये समझना जरूरी है। ये दिखाता है कि भारत का जो ढांचा है वो कितना लचीला है। लेकिन हाँ, ये केंद्र को राज्यों पर एक बड़ा नियंत्रण भी देता है और ये कई बार राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बनता है। लेकिन क्या इसकी कोई प्रक्रिया है या संसद बस जब मन किया कर दिया? नहीं, प्रक्रिया तो है। हालांकि उसमें भी केंद्र का पल्ला भारी है। अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी बदलाव करने वाले बिल के लिए 2 शर्तें हैं। क्या? पहली, ऐसा बिल सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में लाया जा सकता है। और दूसरी, राष्ट्रपति को वो बिल संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए भेजना होता है। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है।
अच्छा, तो राज्य की राय ली जाती है, ये तो ठीक है। हाँ, राय ली जाती है। पर मजेदार बात यह है कि संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब, राय मांगी पर मानेंगे नहीं? हाँ, राष्ट्रपति या संसद चाहें तो राज्य विधानमंडल के विचारों को पूरी तरह अनदेखा कर सकते हैं। चाहे राज्य ने तय समय में राय दी हो या ना दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर राज्य विधानमंडल की भूमिका तो बस सलाह देने तक ही सीमित रह गई, मानना ना मानना संसद पर। ये तो सच में केंद्र को बहुत ताकत देता है। इसका कोई हाल का बड़ा उदाहरण है? बिल्कुल है। 2019 का जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वो इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है। उसके जरिए जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। ये अनुच्छेद 3 की शक्तियों का ही प्रयोग था। अच्छा, और फिर आता है अनुच्छेद 4। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में समझाएंगे। हाँ, इसका सीधा मतलब यह है कि नए राज्यों को शामिल करने अनुच्छेद 2 या मौजूदा राज्यों की सीमाओं नाम वगैरह बदलने अनुच्छेद 3 जैसे कामों के लिए संसद को वो मुश्किल वाली प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखी है। अच्छा, वो 2/3 बहुमत वाले? हाँ, जिसमें विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन वगैरह चाहिए होता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 वाले कानून साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत मतलब सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनके आधे से ज्यादा? बिल्कुल, और ये सामान्य विधायी प्रक्रिया से ही हो जाता है, कोई खास प्रक्रिया नहीं है। ओहो, यानी राज्यों का नक्शा बदलना संवैधानिक तौर पर ज्यादा आसान बनाया गया है। बिल्कुल। ये तो शायद संविधान बनाने वालों ने भविष्य की जरूरतों के लिए ये लचीलापन रखा होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सोचा होगा कि प्रशासनिक सुविधा, विकास की ज़रूरतें या क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव करने पड़ सकते हैं, तो प्रक्रिया आसान रखी। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच क्या? एक सवाल उठा बेरूबारी संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। सवाल ये था कि क्या संसद अनुच्छेद 3 की शक्ति का इस्तेमाल करके भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? हाँ, ये केस मैंने नोट्स में देखा था। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा नहीं, अनुच्छेद 3 की शक्ति सिर्फ भारत के अंदरूनी फेरबदल के लिए है। अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो वो सिर्फ सामान्य कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे होगा? उसके लिए बाकायदा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना ही होगा। अच्छा, मतलब अंदरूनी फेरबदल आसान, लेकिन अपना इलाका किसी और देश को देना मुश्किल। उसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा। एकदम सही। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया था। याद है, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ एन्क्लेव, मतलब ऐसे इलाके जो दूसरे देश की जमीन से घिरे थे, उनका आदान प्रदान हुआ था। हाँ हाँ, याद है। क्योंकि उसमें भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को दिया जा रहा था, इसलिए यह संविधान संशोधन जरूरी था। सिर्फ कानून से काम नहीं चलता। ये बहुत साफ हो गया। तो ये तो हुई कानूनी बातें कि कैसे भारत का क्षेत्र बदल सकता है, लेकिन असल में जमीन पर ये नक्शा कैसे बदला, खासकर आज़ादी के बाद जब भाषा को लेकर इतनी मांगे उठीं, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो कहानी तो बहुत ही नाटकीय रही है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब राज्य कैसे बटे हुए थे? वो ABCD वाला सिस्टम क्या था? अजीब सा लगता है सुनने में। हाँ, वो अजीब था भी। 1950 में राज्यों का वर्गीकरण बहुत पेचीदा था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर 4 श्रेणियां बना दी गई थीं। भाग A, B, C और D। अच्छा, ये क्या थी? भाग A में वो प्रांत थे जहां पहले ब्रिटिश गवर्नर होते थे। भाग B में बड़ी बड़ी देसी रियासतें थीं जिनका विलय हुआ था। भाग C में छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे। और भाग D में अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। ये बस एक अस्थायी व्यवस्था थी। और फिर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी? बिल्कुल, बल्कि आज़ादी के आंदोलन के समय तो कांग्रेस ने खुद ही वादा किया था कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन जब आज़ादी मिली और साथ में बंटवारा भी हुआ तो नेताओं को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर अब भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो कहीं देश और न टूट जाए, एकता को खतरा ना हो जाए। हाँ, ये चिंता तो वाजिब थी।
इसलिए जब मांगे तेज हुई तो सरकार ने पहले थोड़ी आनाकानी की। हाँ, नोट्स में धर आयोग और जीवीपी समिति का जिक्र है। इन्होंने क्या कहा था? जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना, भाषाई प्रांत आयोग। इसने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी और साफ मना कर दिया। कहा कि भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ओह, तो लोगों की मांग खारिज कर दी? हाँ, इससे लोगों में, खासकर दक्षिण भारत में, बहुत गुस्सा और निराशा फैली। तो फिर जेवीपी समिति क्यों बनी? उसमें तो नेहरू, पटेल, सीतारामैया जैसे बड़े नेता थे। धर आयोग की रिपोर्ट से जो असंतोष बढ़ा, उसे देखते हुए कांग्रेस ने उसी महीने दिसंबर 1948 में अपनी एक अंदरूनी समिति बनाई, जेवीपी समिति। इन्होंने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी और इन्होंने भी लगभग वही बात कही जो धर आयोग ने कही थी कि अभी भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है, देश की एकता ज्यादा जरूरी है। फिर से वही बात। हाँ, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खुली रखी। कहा कि अगर कहीं जनता की भावना बहुत ज्यादा प्रबल हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकार को मजबूर कर दिया, वो पोट्टी श्रीरामुलु वाली घटना। हाँ, वही असली टर्निंग पॉइंट था। तेलुगु बोलने वाले लोग मद्रास प्रांत से अलग अपने आंध्र राज्य की मांग बहुत पहले से कर रहे थे। पुट्टू श्रीरामुलु, जो एक गांधीवादी नेता थे, वो इस मांग के लिए अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन? हाँ, और सरकार ने शुरू में ध्यान नहीं दिया। फिर 56 दिनों के अनशन के बाद दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन? ओ माय गॉड, ये तो... उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे आंध्र क्षेत्र में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। दंगे होने लगे, सरकारी संपत्ति जलाई जाने लगी, हालात बेकाबू हो गए। बाप रे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नेहरू ने घोषणा की और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र राज्य बना दिया गया। बाद में जब हैदराबाद राज्य का विलय हुआ तो उसके तेलुगु भाषी इलाके इसमें जुड़ गए और ये आंध्र प्रदेश बन गया। तो पुट्टी श्रीरामुलु के बलिदान ने रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। आंध्र के बनने से दूसरे भाषाई समूहों का हौसला बढ़ गया। अब तो पूरे देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, हर जगह भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी। सरकार के लिए अब इसे टालना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए दिसंबर 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC बनाने की घोषणा की। ये फजल अली आयोग था, है ना? हाँ, इसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे और 2 और सदस्य थे, KM पन्निकर, एक जाने माने विद्वान और राजनयिक, और HN कुंजरू, एक अनुभवी सांसद। तो इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने बहुत मेहनत की। करीब 2 साल तक पूरे देश का दौरा किया, लाखों लोगों से मिले, ज्ञापन लिए और फिर सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उन्होंने क्या सिफारिश की? क्या उन्होंने मान लिया कि एक भाषा एक राज्य होना चाहिए? लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, क्यों? उनका कहना था कि सिर्फ भाषा ही एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। हमें भारत की एकता और सुरक्षा को भी देखना है, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहारिकता भी देखनी है, सांस्कृतिक चीजें भी देखनी है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों का संतुलन बनाना होगा। तो फिर उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने सुझाव दिया कि ये जो ABCD वाली श्रेणियां हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और इनकी जगह 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। सरकार ने क्या किया? मान ली उनकी सिफारिशें? ज्यादातर मान ली, थोड़े बहुत बदलाव किए और फिर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया। साथ में 7वां संविधान संशोधन भी किया। और फिर क्या हुआ? इसके तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ABCD वाला सिस्टम खत्म। इसने भारत के राजनीतिक नक्शे को एक नया और ज्यादा तर्कसंगत रूप दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, 1956 तो एक बड़ा मील का पत्थर था, लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी तो कई राज्य बने हैं। हाँ, बिल्कुल। ये प्रक्रिया तो चलती ही रही। ये दिखाता है कि भारत कितना डायनामिक है। 1956 के बाद भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं सामने आती रहीं, प्रशासनिक जरूरतें बदलती रहीं। जैसे 1960 में बॉम्बे राज्य का बंटवारा हुआ। वो एक द्विभाषी राज्य था। उसे भाषा के आधार पर महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए में बांटा गया। अच्छा, तो भाषा का मुद्दा बना रहा। और उत्तर पूर्व में भी काफी बदलाव हुए ना? हाँ, उत्तर पूर्व में तो काफी बदलाव हुए। ज्यादातर असम से ही अलग होकर नए राज्य बने। 1963 में नागा आंदोलन के बाद नागालैंड को असम से अलग करके राज्य बनाया गया। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ।
वहां भी भाषा का मुद्दा था। पंजाबी भाषी इलाकों का पंजाब बना, हिंदी भाषी इलाकों का हरियाणा बना, और जो पहाड़ी इलाके थे वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया। हाँ, हिमाचल भी तो बाद में राज्य बना था। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। उसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फिर 1972 में उत्तर पूर्व में एक और बड़ा फेरबदल हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और सिक्किम, उसका क्या हुआ था? सिक्किम की कहानी थोड़ी अलग है। वो, जैसा हमने पहले बात की, 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, अनुच्छेद 2 के तहत। सही। फिर 1987 में 3 और राज्यों को दर्जा मिला। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, और गोवा, जो दमन और दीव से अलग होकर राज्य बना। और हाल के वर्षों में भी तो बने हैं राज्य। हाँ, 2000 में 3 नए राज्य बने थे। मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड और बिहार से कटकर झारखंड। ये ज्यादातर क्षेत्रीय पिछड़ेपन और विशिष्ट पहचान की आकांक्षाओं के आधार पर बने थे। और सबसे नया राज्य बना 2014 में, जब आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया। ये तो वाकई एक लंबा और लगातार चलने वाला सफर रहा है। अच्छा, नोट्स में अनुच्छेद 371 और उसके अलग अलग हिस्से ए से जे तक का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या ये कुछ राज्यों के लिए कुछ खास प्रावधान है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 371 और उसके बाद जो उसमें जुड़े हैं 371A, 371B, 371C से लेकर 371J तक, ये कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। किन राज्यों के लिए और कैसे प्रावधान? ये महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, इन राज्यों के कुछ खास हिस्सों या खास जरूरतों के लिए हैं। किस तरह की जरूरतें? जरूरतें अलग अलग हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में ये विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ जैसे पिछड़े इलाकों के विकास के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने की बात करते हैं, ताकि उन्हें बराबर का मौका मिले। अच्छा। नागालैंड 371A या मिजोरम 371G में ये वहाँ के स्थानीय जनजातीय रिवाजों, उनके पारंपरिक कानूनों, जमीन के मालिकाना हक वगैरह की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। संसद का कोई कानून इन मामलों में सीधे लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा उसे ना अपना ले। ये तो जरूरी है। असम 371B या मणिपुर 371C में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। सिक्किम 371F या अरुणाचल प्रदेश 371H की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। मतलब एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली बात को समझता है कि हर राज्य या हर क्षेत्र के लिए एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता। उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखना जरूरी है। ये प्रावधान उसी संतुलन को बनाने की कोशिश है। तो ये पूरी कहानी वाकई काफी पेचीदा है, लेकिन दिलचस्प भी। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ जरूर। पहली बात तो ये कि भारत राज्यों का संघ है और ये संघ अविनाशी है, राज्य भले ही विनाशी हो। दूसरी, संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को अंदरूनी तौर पर बदलने की भारी शक्ति है और ये काम साधारण बहुमत से हो सकता है। बिल्कुल। तीसरी, आज़ादी के बाद भाषा राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा आधार बनी। धर आयोग और जेवीपी समिति की शुरुआती हिचकिचाहट के बाद पुट्टी श्री रामुलु के बलिदान और फिर फजल अली आयोग की सिफारिशों ने 1956 में राज्यों के बड़े पुनर्गठन का रास्ता खोला। हाँ। और चौथी बात, ये पुनर्गठन की प्रक्रिया 1956 में रुकी नहीं, बल्कि उसके बाद भी लगातार चलती रही है, जो भारत की गतिशीलता और ज़रूरतों को दिखाता है। साथ ही अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधान विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। एकदम सही सारांश है। और इस पूरे सफर को समझना हमें क्या बताता है? ये सिर्फ भारत के राजनीतिक भूगोल के विकास की कहानी नहीं है। तो क्या है? ये हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारा देश केंद्रीय सत्ता और क्षेत्रीय पहचानों और उनकी आकांक्षाओं के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करता रहा है। अनुच्छेद 3 का लचीलापन इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि ये कभी-कभी विवाद का कारण भी बनता है, जैसा हमने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता रखता है। तो इस जानकारी से हमारे सुनने वालों को क्या टेक अवे मिलना चाहिए? उन्हें क्यों परवाह करनी चाहिए इन अनुच्छेदों और इस इतिहास की? देखिए, ये सिर्फ इतिहास या कानून की अकादमिक बातें नहीं हैं।
ये समझना कि राज्य कैसे बनते हैं, उनकी सीमाएं कैसे बदलती हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे काम करता है, ये आज के राजनीति और समाज को समझने के लिए बेहद जरूरी है। कैसे? ये हमें ये जानने में मदद करता है कि क्यों कुछ क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग उठती है, क्यों कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है, या क्यों केंद्र और राज्य के बीच कभी-कभी तनाव पैदा होता है। ये भारत की विविधता और एकता के बीच के उस नाजुक संतुलन को समझने की कुंजी है जिसके साथ हम जी रहे हैं। सही कहा। और आखिर में सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हम आज भी नए राज्यों की मांगें सुनते हैं। कहीं छोटे राज्यों की बात होती है, कहीं प्रशासनिक पुनर्गठन की, कहीं ज्यादा स्वायत्तता की। हाँ, ये बहसें तो चलती रहती हैं। तो इन सब बहसों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि संविधान का जो ये ढांचा है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और 1956 के राज्य पुनर्गठन की जो विरासत है, वो आज के भारत में राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन साधने में कितनी कारगर साबित हो रही है। क्या ये मौजूदा व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।